हेलो डियर, वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल में। आज का ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे, समझ में नहीं आए तो इसे डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर समझ में आ जाए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो आपको भी अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है और 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आप भी हिस्ट्री में बहुत ही कमजोर है तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले का क्लास में पार्ट 1 को क्लियर करा दिया जा चुका है, ये पार्ट 2 है। इसलिए इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए ही। ये सारे विषय परिचय और चैप्टर की परिचय के बारे में सब पढ़ चुके हैं, है ना। ये सबको पढ़ चुके हैं और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, है ना। पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा तो आप लोग उसे देख सकते हैं। यहाँ तक का जो है पढ़ चुके थे। अब पढ़ने वाले हैं तीसरा पॉइंट, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर और उनसे प्राप्त वस्तुओं का दो पॉइंट को जो है, दो टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तीसरा शहर है जिसका नाम है कालीबंगा, है ना। कालीबंगा, अगर बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और यहाँ से क्या मिले हैं? तो कालीबंगा से अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिंचाई व्यवस्था और कृषि कार्य से संबंधित प्रमाण शामिल है, इसमें प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान से मिले हैं। राजस्थान में कौन सा शहर? तो कालीबंगा से, है ना। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कालीबंगा राजस्थान में है। और यहाँ से क्या मिले हैं? तो पुरातात्विक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिंचाई व्यवस्था के बारे में है और कृषि कार्य से संबंधित जानकारी है। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है ना। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। और इस स्थल की खोज 1952 में की गई थी, है ना। याद रखेंगे कि इस स्थल की खोज कब की गई थी? तो 1952 में, है ना। और 1952 ईस्वी में इसकी जो है ना यानी कि खोज की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी दोस्तों, है ना। कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा से लिया गया है ना। कालीबंगा कौन सी भाषा से लिया गया है? तो सिंधी भाषा से लिया गया है। और यहाँ कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से? तो कालीबंगा से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा से प्राप्त हुए अग्निकुंड मिले हैं, है ना। बेलनाकार मोहरे मिले हैं, तांबे के बैल की मूर्ति मिली है, और जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, है ना। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये बहुत ही बार जो है पूछा जा चुका है इस प्रश्न को कि ये जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो याद रखेंगे कि कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लें। और मैं बतला दूं कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ मिल जाएगा। आपको करना यह है कि इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना। नंबर है 99347967 और 99। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में ही दे दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है लोथल, है ना। लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है ना। किस नदी के तट पर? तो याद रखेंगे कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है ना। भोगवा नदी के तट पर किनारे बसा हुआ था। और यह स्थल प्राचीनतम बंदरगाह नगरों में से एक माना जाता है। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में, है ना, एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे लोथल की खोज कब किया गया था? तो 1954 ईस्वी में। और लोथल की खोज किसके द्वारा? तो एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे में स्थित है ना। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से फारस की मोहरे और आटा पीसने की चक्की, मनकों के कारखाने और कुत्ते की मूर्ति और योगासन आकृति आदि जो है ना यहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो याद रखेंगे। उसके बाद फिर अगला 5वां पॉइंट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की अगर बात करें तो चनहुदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और इस स्थल की खोज 1931 ईस्वी में, है ना, एम.जी. मजुमदार के द्वारा किया गया है ना। एम.जी. मजुमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में, है ना, चनहुदड़ो की खोज की गई है। ठीक है, और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं चनहुदड़ो से? तो चनहुदड़ो की वस्तुओं की अगर बात करें तो यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, पीतल की चूड़ियां
और लिपस्टिक और तराजू और बेलनाकार मुहरे आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो याद रखेंगे चंद हुदों से। ठीक है, अगला पॉइंट है छठा, बनावली। यहाँ से मिट्टी के बने खिलौने और नाक और कान की बाली यहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। नाक और कान की बाली यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो बनावली से। और मिट्टी के बने खिलौने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ था, इसका विस्तार क्या था, कितना क्षेत्र में ये फैले हुए थे। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की अगर बात करें तो देखेंगे हड़प्पा संस्कृति का उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ था। अगर बात करें उत्तर पश्चिमी भाग में तो आपको भारत का मैप का ज्ञान होगा कि ऊपर का दिशा जो होता है ना, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण, है ना। और ये होता है क्या? तो ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, और लेकिन ये बसा हुआ किधर में था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में बसा हुआ था। उत्तर पश्चिमी भाग में बसा हुआ था। तो ये उत्तर और ये पश्चिमी, तो इस क्षेत्र में जो है ना क्या था? तो इस क्षेत्र में जो है हड़प्पा संस्कृति बसा हुआ था। याद रखेंगे इस सभ्यता का विस्तार पंजाब और सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी अफगानिस्तान तक जो है ना फैला हुआ था। उत्तरी अफगानिस्तान तक का ये फैला हुआ था। और यह सभ्यता उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक ये फैला हुआ था, है ना। उत्तर पूर्व में ये मेरठ तक क्या था? तो मेरठ तक ये फैला हुआ था। और अगर बात करें तो ये पूरा क्षेत्र त्रिकोणाकार की प्रतीत होती है ना। कैसे आकार? त्रिकोण आकार की, है ना। इसकी कितने? तो त्रिकोण, यानी कि त्रिकोण आकार की। तो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसी थी? तो बोलेंगे त्रिकोण, है ना। किस तरीके का आकार? तो त्रिकोणा आकार के सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिली है। और ये पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर और तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1100 किलोमीटर, है ना। तो पूरब से पश्चिम तक इसकी विस्तार कितना है? तो 1600, है ना, 1600 किलोमीटर। और अगर बात करें उत्तर से दक्षिण तक की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक में इसका विस्तार कितना है? 1100 किलोमीटर। याद रखेंगे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना हो जाएगा? तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर देखने को मिला है। और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र की सभ्यता के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना, कितना गुना? तो 3 गुना ज्यादा देखने को मिला है। किस क्षेत्र का? तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है ये मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 3 गुना बड़ा देखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं देखेंगे कि कौन कौन से सीमा पर कौन सा शहर, कौन सा क्षेत्र स्थित था। तो यहाँ की सीमाएं में उत्तरी सीमा की अगर बात करें तो उत्तरी सीमा में क्या था? तो मांडी गाक, यानी कि सॉर्ट को गाई, है ना, यानी कि क्या है? सॉर्टू गाई और गुमदा घाटी डाबकोटा क्षेत्र से जो है ये फैला हुआ था। उसके बाद दूसरा अगर दक्षिणी सीमा की अगर बात करें तो दक्षिणी सीमा में यानी क्या था? तो दायमाबाद और तापी नदी घाटी पर, यानी कि तापी नदी घाटी पर था दायमाबाद। और उसके बाद क्या है? तो भक्तराव, ये तो नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी के घाटी पर स्थित था दोस्तों, है ना, नर्मदा नदी के घाटी पर स्थित था। और पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें, है ना, और अगर पूर्वी सीमा की अगर बात करें तो पूर्वी सीमा का, तो पूर्वी सीमा की तरफ में क्या था? तो आलमगीरपुर, है ना, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे में बसा हुआ था। मतलब यह है कि अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर ले लिया जाए, अगर देखा जाए तो ये उत्तर क्षेत्र में क्या था? तो उत्तर क्षेत्र में, उत्तर का क्षेत्र इधर है तो इधर में क्या क्षेत्र हो जाएगा? तो उत्तर क्षेत्र में हो जाएगा मांडीगाक, है ना। और ये दक्षिण है, दक्षिण क्षेत्र में क्या हो जाएगा? तो दक्षिण क्षेत्र में हो जाएगा दायमाबाद, है ना। क्या हो जाएगा? दायमाबाद बसा हुआ था, है ना, दायमाबाद। ठीक है, और दायमाबाद किस नदी के तट पर? तो ये तापी नदी के तट पर। और भक्तराव ये किस नदी के तट पर? तो ये नर्मदा नदी घाटी के तट पर था। और पूर्वी सीमा की अगर बात करें कि पूर्वी क्षेत्र में क्या था? तो पूर्वी, इधर पूरब क्षेत्र है तो पूर्वी क्षेत्र में था आलमगीरपुर, है ना। कौन सा क्षेत्र?
आलमगीरपुर था। और अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, ये पश्चिम क्षेत्र है, तो इधर में था सुत का, है ना, क्या था, तो सुतकांगेडोर, है ना, सुतकांगेडोर, है ना, क्या था, सुतकांगेडोर हड़प्पा सभ्यता के किस दिशा में स्थित, तो पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में क्या था, तो पश्चिमी क्षेत्र में सुतकांगेडोर, ये मकरान का समुद्री तट पर बसा हुआ था, मकरान का समुद्री तट पर बसा हुआ था। और अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाले अनाज कौन कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अनाज प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाले अनाज में गेहूं, जौ और चावल की खेती देखने को मिले हैं। इसके दाने प्राप्त हुए हैं, पता ही चलता कि यहाँ पास में इसकी खेती की जाती थी। गेहूं, जौ, चना, दाल, सफेद चना, तिल, ये अनाज बाजार और भंडार गृहों में पाए गए जले हुए दाने से प्राप्त हुए हैं। जले हुए दाने, इन सब अनाज के जले हुए दाने प्राप्त हुए हैं। और अगर देखें हड़प्पा सभ्यता में कृषि, तो हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि, है ना, क्या था, कृषि। सिंधु नदी की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा खेती की जाती थी। और लोग बाढ़ के बाद नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी में खेती करते थे। उपजाऊ मिट्टी में क्या करते थे, बाढ़ के बाद लाए गए मिट्टी में, है ना, उपजाऊ मिट्टी में खेती किया करते थे। और नदियों से सिंचाई आसान होने के कारण अधिकतर लोग जो है ना कृषि से जुड़े हुए थे। अधिकतर लोग, हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर लोग खेती ही किया करते थे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी और नदियों से यहाँ सिंचाई आसान तरीके से हो जाया करती थी, इसलिए अधिकतर लोग खेती किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की फसल देखें, तो हड़प्पा सभ्यता की फसल की अगर बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता में यहाँ क्या, चावल, गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज और मटर और सरसों जैसी तिलहन फसल भी देखने को मिली है हड़प्पा सभ्यता की, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की फसलें चावल, गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज और मटर और सरसों जैसी तिलहन फसल देखने को मिली है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं, है ना। कपास की खेती, पता ही चलता कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी, है ना, कपास की खेती की जाती थी। कपास की खेती करने का ज्ञान इन लोगों के पास में मौजूद था, ठीक है। और वे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बड़े पैमाने पर किया करते थे, है ना, बड़े पैमाने पर। अधिकतर आप लोग देखे होंगे शायद कि जो लोग खेती करते हैं ना, वो पशु को पालते ही हैं, है ना। खेती करने से जितने भी फसल जो है क्या, तो जितने भी जो है ना खरपतवार प्राप्त होता है और बचे हुए फसल को जो है ना पशु को खिलाना आसान हो जाता है, उसको खाना आसानी से मिल जाता है, जिस वजह से खेती करने वाले अधिकतर लोग पशु को पालते हैं, है ना। तो हड़प्पा में सिंचाई की प्रमुख साधन क्या था, अब इतना जो है यहाँ पास में खेती की जाती थी बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो यहाँ सिंचाई किस तरीके से की जाती होगी, तो सिंचाई तालाब से और जलकुंड के द्वारा सिंचाई की जाती थी। वर्षा के पानी को सिंचित करने के लिए तालाब और जलकुंड बनाए गए थे, है ना। वर्षा के पानी जो है उसे जमा करने के लिए तालाब का निर्माण किया गया था, तालाब और जलकुंड बनाए गए थे और इनका उपयोग सिंचाई और घरेलू कार्य के लिए किया जाता था, सिंचाई और घरेलू कार्य के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के साधन में दूसरा क्या है, नहर प्रणाली, है ना, दूसरा क्या है, नहर प्रणाली। और नहरों से सिंचाई की जाती थी, सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग किया जाता था और नहरों के द्वारा नदी का पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था, आसानी तरीके से पहुंचाया जाता था, इसलिए नहर का जो है ना प्रयोग किया जाता था। और है क्या, तो और है नहरों के द्वारा नदी पानी खेतों तक पहुंचा दिया जाता था और यह प्रणाली खेतों में पानी के वितरण को नियंत्रित कर देती थी और जिसके वजह से बहुत ही आसानी तरीके से खेती कर दिया जाता था। तीसरा है क्या, तीसरा है सिंचाई के लिए कुएं, है ना, इस तरीके से कुआं हुआ करता था और कुएं से जो है ना पानी प्राप्त करके कुएं के पानी को जो है ना खेतों में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो सिंचाई आसानी तरीके से हो जाया करती थी। और क्या है, तो निजी और सार्वजनिक कुएं जल उपलब्धता का मुख्य स्रोत था। जैसे कुआं का उपयोग सिंचाई और तथा घरेलू कार्य के लिए किया जाता था, है ना, घरेलू कार्य के लिए किया जाता था। कुआं के पानी से सिंचाई भी और घर के काम भी हो जाया करते थे आसानी तरीके से। और कृषि उपकरण की अगर बात करें कि कृषि खेती करने के लिए कौन से उपकरण, कौन से औजार का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पास में
हल और बैलों की सहायता से खेती की जाती थी। हल और बैलों की सहायता से खेती की जाती थी और फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए औजार का प्रयोग किया जाता था, है ना। पत्थर के हंसिए का प्रयोग किया जाता था और हल और बैलों की सहायता से खेत की जुताई की जाती थी, खेत जोता जाता था। ठीक है। हड़प्पा वासी किस प्रकार के भोजन करते थे? हड़प्पा वासी किस प्रकार के भोजन करते थे? तो हड़प्पा के निवासियों के मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं, चावल, जौ, फल, दूध, दही और हरी सब्जी, है ना। इसके अतिरिक्त और भी क्या खाया करते थे इन लोग, है ना। ठीक जो है ना आज के ही जैसा, जैसे आज हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल खाया करते हैं, जौ और फल, दूध, दही और हरी सब्जी, है ना। ये सारे चीज को जो है ना इन लोग खाया करते थे। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त और क्या खाया करते थे इन लोग? तो इसके अलावा जो है ना हड़प्पा वासी लोग इसके अतिरिक्त सुअर का मांस, भेड़ का मांस और अंडे भी खाया करते थे, है ना। हड़प्पा वासी लोग, पता ही चलता है कि कुछ शाकाहारी भी थे और कुछ साथ ही साथ में मांसाहारी भी यानी कि हुआ करते थे। ठीक है। और मछली भी खाते थे लोग, है ना। क्या खाते थे? तो मछली भी, भेड़ का मांस, सुअर का मांस और अंडे और साथ ही साथ मछली भी खाया करते थे। और घरों में अनाज रखने के भंडार मिले हैं, है ना, जिससे पता चलता है कि उस समय अकाल की स्थिति नहीं होती होगी, है ना, नहीं थी। ताकि जो है ना देखिए अभी जो हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो है ना क्या, तो बड़े बड़े अनाज के भंडार गिरी बना दिए जाते हैं और अनाज को उसमें जमा करके रख दिया करते हैं। ठीक है, अनाज को रख दिया करते हैं ताकि आगे चल के जो है ना वो खाने में काम में आ जाए। ठीक इसी तरीके के हड़प्पा वासी भी किया करते थे। और खुदाई में खजूर के बीज भी प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि लोग फल भी खाते होंगे, है ना। लोग क्या, तो फल भी खाते होंगे। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले अगले पार्ट 3, है ना, पार्ट 3 चैप्टर 1 का क्लास में। और कब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग जो है ना चैप्टर 1 को अच्छी तरीके से पढ़ सके, है ना। एक बार समझ में नहीं आता है तो उसे 2 बार देखिए, 2 बार समझ में नहीं आता है तो 3 बार देखिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ पार्ट 3 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, जय हिंद।